साल 1526 जब मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर भारत आया, उस दिन से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन आज भी एक सवाल हर भारतीय के दिल में गूंजता है, आखिर बाबर भारत क्यों आया था? कुछ लोगों का कहना है कि मध्य एशिया की भूमि बंजर और गरीब थी, जहां जीना भी मुश्किल था, जबकि भारत को तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां हर ओर धन, सोना और उपजाऊ जमीन थी। बाबर को यहां से धन और शक्ति चाहिए थी ताकि वह अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि बाबर का उद्देश्य सिर्फ धन नहीं बल्कि मुसलमान शासन का विस्तार था। वो भारत की जमीन पर अपने धर्म और सत्ता की छाप छोड़ना चाहता था। और फिर एक तीसरी कहानी भी कही जाती है कि भारत के ही कुछ राजाओं ने बाबर को आमंत्रित किया था ताकि वो भारत आकर इब्राहिम लोदी को हराकर हमारी मदद करें। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। बाबर नुमा में बाबर लिखता है, मैं जब सिर्फ 11 साल का था तभी मेरे पिता उमर शेख मिर्जा इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद फरगना की छोटी सी रियासत मेरे हिस्से आई। एक बच्चा, लेकिन सिर पर ताज। फिर क्या था? हर तरफ साजिशें, बगावतें और धोखे ही धोखे। मेरे अपने ही रिश्तेदार जो कभी मेरे साथ मुस्कुराते थे, वही अब मेरी गद्दी छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं टूटी, मेरी हिम्मत। मैं बच्चा था, अनुभव कम था, पर दिल में हौसला आसमान छू रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी सेना बनाई, एक एक कर दुश्मनों को हराया, और जब आखिरकार काबुल पर कब्जा किया तो लगा जैसे मेरे दिल को पहली बार सुकून मिला हो। पर मन अभी भी बेचैन था। मुझे एक ऐसा साम्राज्य चाहिए था जो स्थायी हो, मजबूत हो और मेरे नाम से दुनिया जाने। तभी मेरी निगाह पड़ी भारत पर, वो भारत जिसे तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां की धरती उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे और खजाने अनगिनत। मेरे भीतर का योद्धा अब ठहर नहीं सकता था। अब वक्त था भारत की ओर बढ़ने का, जहां से मेरी नवीन कहानी और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होने वाली थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इसका असली नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का नजर पहले से ही भारत पर था, लेकिन तभी उनके पास भारत से इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए बुलाया। इनका प्लान था कि जैसे ही बाबर भारत पर हमला करेगा और जीत हासिल करेगा, इब्राहिम लोदी की जगह हमारा शासन होगा। लेकिन बाबर ऐसा नहीं होने देता है, बल्कि इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। पश्चिमी तट से होते हुए कठोर पहाड़ों और सूखे रेगिस्तानों को पार करता हुआ बाबर अपने सपनों, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी सेना के साथ पाकिस्तान के रास्ते पानीपत पहुंचता है। उसके सामने था एक ऐसा युद्ध जो उसकी तकदीर तय करने वाला था। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना 1 लाख से अधिक सैनिकों के साथ तैयार खड़ी थी। चारों ओर तलवारों की चमक, हाथियों की गर्जना और ढोल नगाड़ों की गूंज से मैदान गूंज उठा था। बाबर जानता था ये लड़ाई आसान नहीं है। वो शातिर था और उससे भी बढ़कर एक अनुभवी सेनानायक था। उसके पास सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि एक ऐसा अस्त्र था जो भारत की धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। तोपें और बारूद के गोले। यही था भारत का पहला युद्ध जिसमें तोपों का इस्तेमाल हुआ था। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी गर्व और शक्ति से भरा हुआ था। उसे अपनी सेना की ताकत पर पूरा भरोसा था। 12 लाख सैनिक के साथ ताकतवर हाथी के साथ मैदान में खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड की आग थी। वो सोचता था, बाबर वो तो चुटकी में कुचल जाएगा। लेकिन बाबर कोई साधारण शासक नहीं था। उसने एक चाल चली, कुछ सैनिकों को इब्राहिम लोदी के महल की ओर भेजा ताकि वे अचानक हमला कर सकें। मगर योजना विफल हो गई। इब्राहिम के सैनिकों ने बाबर के कई योद्धाओं को घायल कर दिया। बचे हुए थके हारे सैनिक बाबर के पास लौटे और सब कुछ बता दिया। एक पल को सन्नाटा छा गया, हवाएं भी रुक गईं। बाबर ने आसमान की ओर देखा और कहा, यही तो मेरा प्लान था। बाबर की ये चाल सच में कमाल की थी। वो जानता था कि अगर दुश्मन को यकीन हो जाए कि उसकी सेना कमजोर है तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यही सोचकर बाबर ने अपनी सेना को कुछ थका थका बिखरा सा दिखाने की रणनीति अपनाई। उधर इब्राहिम लोदी ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान तैर गई। उसे लगा अब बाबर की हार तय है। और फिर क्या था,
इब्राहिम ने अपने 1 लाख सैनिकों और सैकड़ों युद्ध हाथियों के साथ मैदान हिला देने वाला हमला कर दिया। लेकिन बाबर तैयार था। उसकी सेना ने लाइन फॉर्मेशन में तोपों को आगे और तीरंदाजों को बीच में रखा था। जैसे ही इब्राहिम की विशाल सेना ने धावा बोला, बाबर की तोपें गरज उठी, धरती कांप उठी, आसमान गूंज गया। तोपों की गड़गड़ाहट और तीरों की बरसात ने इब्राहिम की पंक्तियां तोड़ दी। भारी तोपों की आवाज से इब्राहिम के हाथी बौखला गए। वे डर के मारे अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। मैदान में अफरा तफरी मच गई। जहां इब्राहिम सोच रहा था कि जीत आसान होगी, वहीं अब उसकी सेना खुद अपने पैरों तले कुचल रही थी। 6 घंटे तक चला वो भयानक युद्ध। चारों ओर धूल, धुआं और मौत का सन्नाटा। धीरे धीरे इब्राहिम की सेना टूटने लगी। उसकी आंखों में हार का डर साफ झलकने लगा और आखिरकार पानीपत के मैदान में बाबर की रणनीति, उसकी हिम्मत और उसकी चालाकी जीत गई। इब्राहिम लोदी का साम्राज्य वहीं ढह गया जहां से बाबर के मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर के सैनिकों के हाथ अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली की सल्तनत पर बाबर का अधिकार हो गया। युद्ध जीतने के बाद बाबर लाल किले के प्रांगण में खड़ा था, थका हुआ लेकिन विजयी। चारों ओर उसके सैनिक खुशी से झूम रहे थे। तोपों की गूंज अब विजय की घोषणा कर रही थी। पर बाबर का हृदय अभिमान से नहीं, करुणा से भरा हुआ था। जब उसे दिल्ली का विशाल सोना, चांदी और खजाना मिला, तो उसने उसे अपने पास रखने के बजाय जनता में बांट दिया। भूखे गरीब लोगों को भोजन मिला, सैनिकों को सम्मान मिला और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उसकी दयालुता और उदारता से प्रभावित होकर उसे प्रेम से कलंदर की उपाधि दी। एक ऐसा राजा जो सिर्फ विजेता नहीं बल्कि दयालु और इंसानियत से भरा हुआ शासक था। यही वह क्षण था जब बाबर ने अपनी सेना का विस्तार किया और अपने साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की, जो आने वाले सदियों तक भारत के इतिहास में अमर हो गया। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होते ही चारों ओर हलचल मच गई। राजपूत योद्धाओं को यह स्वीकार नहीं था कि एक विदेशी शासक हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे। इसलिए उन्होंने मुगलों के खिलाफ तलवार उठाई और यहीं से शुरू हुआ लहू, साहस और वीरता से भरा एक नया अध्याय। 1527 खनवा का युद्ध आकाश में धूल और धुआं छा गया था। एक ओर थे मुगल बादशाह बाबर और दूसरी ओर वीरता की मूर्ति राणा सांगा। घोड़े गरज रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और दोनों सेनाओं के नारों से धरती कांप उठी थी। घोर संघर्ष के बाद अंततः बाबर ने विजय प्राप्त की, पर यह जीत आसान नहीं थी। हर सैनिक ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। 1528 चंदेरी का युद्ध। अगले वर्ष बाबर की सेना चंदेरी की ओर बढ़ी। वहां के शूरवीर राजा मेदिनी राय ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वाभिमान की रक्षा की। बाबर ने युद्ध के बाद भी उनके साहस की प्रशंसा की, क्योंकि वह भी जानता था सच्चा योद्धा वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह जो अंत तक डटा रहता है। 1529 घाघरा का युद्ध। फिर आया बाबर के जीवन का अंतिम बड़ा युद्ध, घाघरा का युद्ध। नदी के किनारे अफगान सरदारों और महमूद लोदी की विशाल सेना मुगलों के सामने खड़ी थी। तोपों की गर्जना, नदी की लहरें और रणभूमि की आग सब एक साथ उठ खड़ी हुई। लेकिन एक बार फिर बाबर की रणनीति और साहस ने बाजी पलट दी। घाघरा के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। इन तीनों युद्धों ने सिर्फ बाबर को विजेता नहीं बनाया, बल्कि उसे भारत का पहला सच्चा मुगल सम्राट बना दिया। उसकी वीरता, बुद्धिमानी और उदार हृदय ने मुगल साम्राज्य की नींव को सदा के लिए मजबूत कर दिया। बाबर के कुल 9 संतानें थीं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जब 1530 ईस्वी में बाबर का निधन हुआ, तो पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। बाबर को पहले आगरा में दफन किया गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार बाद में उसकी कब्र को काबुल, अफगानिस्तान ले जाया गया। आज भी वही बाग-ए-बाबर में उसका मकबरा शांत और गरिमामय रूप में मौजूद है, जैसे इतिहास की धड़कनों को समेटे हुए। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन सत्ता आसान नहीं थी। उसके अपने ही भाइयों ने षड्यंत्र रचा और अफगान शासक शेर शाह सूरी के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। हुमायूं का सामना कई युद्धों में हुआ। चौसा और कन्नौज जैसी कठिन लड़ाइयों में भी उसे पराजय मिली। हार के दर्द और निराशा के बीच हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत छोड़ना पड़ा। वह संघर्ष, वीरता और उदारता से भरा एक महान योद्धा बन गया। 1532
और असफलताओं के बीच ईरान की ओर भागा, जहां उसे वहां के शाह तहमास्प की मदद मिली। यही वह दौर था जब हुमायूं ने समझा, सत्ता केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और समय की चाल से बनती है। उसकी यह कठिन यात्रा, संघर्ष और अंततः वापसी ने मुगल साम्राज्य के इतिहास में साहस और मानवता की अमिट कहानी छोड़ दी। हुमायूं जब भारत में हारकर ईरान भागा, उसके पास न तो धन था और न ही पर्याप्त सैनिक। वह थका हुआ, निराश और अकेला था। राहत की एक किरण तब मिली जब ईरान के शाह तहमास्प ने उसकी मदद की। शाह ने उसे सुरक्षा और आश्रय दिया, जिससे हुमायूं धीरे धीरे अपने लिए छोटे छोटे सैनिक जुटाने लगा। इस कठिन समय में हुमायूं ने बेहद मेहनत और धैर्य दिखाया। ईरान में ही उसने बेरेम बेगम से शादी की, जो उसकी जीवन साथी बनी। छोटे सैनिकों की मदद से उसने ईरान के कुछ प्रांतों में युद्ध करके विजय हासिल की और अपनी सैन्य शक्ति धीरे धीरे मजबूत बनाई। धीरे धीरे हुमायूं ने ईरान की मदद से शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों पर धावा बोला और यह युद्ध भी जीतकर उसने भारत में मुगल गद्दी पर अपना दावा फिर से मजबूत किया। हुमायूं का स्वभाव शान और विचारशील था। वह कभी भी जल्दी फैसला नहीं करता था, हर कदम सोच समझकर उठाता था। लेकिन दुर्भाग्य उसकी जिंदगी में अचानक आया। जब उसकी उम्र ढल चुकी थी और वह दिल्ली के किले की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी वह फिसल गया और मृत्यु हो गई। उस समय उसका बेटा अकबर केवल 13 साल का था। इतनी कम उम्र में ही अकबर को मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालनी पड़ी और भविष्य के लिए भारत की गद्दी उसके छोटे कंधों पर आ गई। जिस तरह बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, उसी तरह अकबर ने उसे फैलाया और एक मजबूत, शानदार राज्य बनाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला भाग लेकर आऊं, तो इस वीडियो पर 200 कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।